इनकम टैक्स विभाग द्वारा हरिद्वार सहित अन्य स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। इनकम टैक्स विभाग ने दो बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। कंपनी और कंपनी के निर्देशकों टैक्स चोरी करने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान इनकम टैक्स विभाग द्वारा करीब 2.5 करोड़ की नकदी जब्त करने की खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त देहरादून से धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलना चाहेंगे। धनराज, जरा बताइएगा पूरा मामला क्या है और किस तरह से ये छापेमारी की कार्यवाही की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि इनकम टैक्स कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि कहीं कारोबारियों के ठिकानों पर कल छापेमारी की गई है। और इस दौरान ये देखा गया कि जो हरिद्वार के दो कारोबारी हैं उनके यहाँ पर छापेमारी की गई है, जिसमें एक सुरेश चंद है और दूसरा वहीं का बड़ा कारोबारी बताया जा रहा है। और देखिएगा कि जो छापेमारी की गई उसमें सीधा सीधा आरोप जो था ये था कि इनकम टैक्स की चोरी की गई है और जो निर्देशक है उस पर भी आरोप है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इनकम टैक्स की टीम को वहां से क्या क्या बरामद होता है, क्योंकि अभी तक जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसमें यही हो रही है कि 2 करोड़ से भी अधिक धनराशि नगद वहां से बरामद की गई है। और अभी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, क्योंकि देखा जाए कि कई ठिकाने ऐसे हैं जो कारोबारियों के कि जो कहीं और अन्य जगहों पर भी हैं, उन पर भी छापेमारी की जा रही है। और यदि इनकम टैक्स टीम की बात करें तो इनकम टैक्स की जो टीम है लगातार उनके जो कागजात हैं उनको खंगालने की भी कोशिश कर रही है। जी, क्या लगता है आपको इस कार्रवाई के बाद जो टैक्स चोरी करने का मामला है या जो टैक्स ना देते हों उन पर भी कहीं ना कहीं एक ये चेतावनी है उनके लिए भी आने वाले समय के लिए, अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जब ये कार्रवाई की गई है तो जो कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उनको में कहीं ना कहीं हड़कंप जरूर मचा हुआ है। और लगातार जो इनकम टैक्स की टीम है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो इस तरह के कारोबारी हैं या फिर नेता हैं या अन्य कोई भी लोग हैं और जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं उन पर इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहेगी, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि इनकम टैक्स समय समय पर कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर करता है और तमाम कारोबारियों के घर पर छापेमारी की जाती है, नेताओं के घर पर छापेमारी की जाती है। लेकिन अब देखिएगा कि जो कारोबारियों के घर पर अभी छापेमारी की गई है इसमें कई करोड़ रुपए मिलने की संभावना अभी जताई जा रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इनकम टैक्स की टीम को वहां से क्या क्या मिलता है, क्योंकि अभी ये पूरा खुलासा नहीं किया गया है कि वहां से क्या क्या बरामद किया गया है। लेकिन सूचनाएं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही आ रही है कि 2 करोड़ से अधिक की धनराशि बरामद की गई है। ठीक है, किन किन जगहों पर धनराज आज कार्रवाई की गई है? क्या देहरादून के अलावा और भी कहीं इन जगहों पर जो है वो छापेमारी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो सूचनाएं हैं वो सिर्फ हरिद्वार की हैं कि हरिद्वार में ही उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। हालांकि इनकम टैक्स की जो टीम है वो उनके ठिकाने खंगालने की कोशिश जरूर कर रहा है कि आखिर उनके ठिकाने कहाँ कहाँ पर हैं और क्या कुछ उनसे बरामद हो सकता है और कितनी संपत्ति उनके द्वारा एकत्रित की गई है। और यदि इनकम टैक्स की टीम को ये सब मिलता है, कोई अदर संपत्ति मिलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, वहां पर भी छापेमारी की जाएगी। ठीक है, बने रहिएगा धनराज हमारे साथ। और ये पूरा मामला हरिद्वार से सामने आया था जहां पर फिलहाल 2.5 करोड़ की नकदी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बरामद की है और अभी फिलहाल कार्रवाई भी जारी है। आगे बढ़ते हैं, अब मौसम पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम को लेकर विभाग के पूर्व अनुमान के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली चमकने की संभावना देखने को मिल रही है। पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और बिजली चमकने का पूरा अनुमान भी जताया गया है। तो मौसम जो है वो एक बार फिर से करवट लेते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल धनराज हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। धनराज, मौसम ने करवट बदली है, बारिश हल्की हल्की हुई है और मौसम विभाग ने भी अब कहीं न कहीं जो आने वाले 2 दिनों के लिए चेतावनी भी जारी की है। जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से 2 दिन के लिए चेतावनी जारी की गई थी कि आने वाले 2 दिनों में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में बर्फबारी और बारिश देखने को मिल सकती है। और जो भविष्यवाणी मौसम विभाग की तरफ से की गई थी वो कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नजर आई है, क्योंकि देर रात से ही कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं
जो कहा जाए कि ऊंची चोटी वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है, और वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। और हवाओं के साथ ये बारिश देखने को मिली है, क्योंकि देर रात की बात करें तो देर रात से ही उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में जो मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे हम हरिद्वार की बात करें या देहरादून की बात करें, तो तमाम जो हवाएं हैं, हवाओं के साथ साथ बारिश भी देखने को मिली है। जी बिल्कुल, तो कहाँ कहाँ पर जो है वो इसका असर देखने को मिलेगा, किन किन जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा फिलहाल के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि 2 जिले जो है पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और वो देखने को भी मिली है कि जो 4 धाम वाले रास्ते हैं उन पर तमाम रास्तों पर बर्फबारी जरूर हुई है। और वहीं मैदानी क्षेत्रों में यदि बात करें तो हरिद्वार, देहरादून या विकास नगर की, तो यहाँ पर जो आंधी के साथ बारिश हुई है उससे काफी जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया, क्योंकि कई पेड़ ऐसे थे कि जो टूटकर सड़क पर गिर गए हैं और रास्ते भी बंद हुए हैं। हालांकि उनको प्रशासन खोलने की कोशिश लगातार कर रहा है, और लगातार जो वन विभाग की टीम है या पीडब्ल्यूडी की टीम है वो लगातार वहां पर जमी हुई है। तमाम ऐसे जो पेड़ गिरे हैं उनको हटाने का काम टीमों के द्वारा किया जा रहा है, और जल्द ही वो रास्ता भी खोल दिया जाएगा। लेकिन इससे देखने में आया है कि कहीं ना कहीं जनता को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जरूर उठाना पड़ा। बिल्कुल धनराज, बारिश, आंधी, तूफान हो, इन तरह की चीजों से निपटने के लिए अभी प्रशासन ने कितनी तैयारियां की है? क्या पर्याप्त इंतजाम है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जब भी ऐसा मौसम होने की संभावना बनी रहती है और मौसम विभाग की तरफ से जब भी इस तरह का अलर्ट जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रखा जाता है और सभी टीमें अलर्ट मोड पर देखी भी जाती हैं। और वहीं देखें यदि व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं सभी टीमों के द्वारा की जाती हैं, चाहे जेसीबी की बात करें या पोकलैंड की बात करें, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर भूस्खलन और इस तरह के मामले होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसी जगहों पर पहले से ही टीम अपनी तैयारी पूरी रखती है, और लगातार देखा भी जाता है कि जो टीम है वो कहीं ना कहीं समय रहते वहां से जो रास्ते बंद होते हैं उनसे मलबा हटाने का काम करते हैं, या पेड़ गिर जाते हैं उनको हटाने का काम करते हैं, और जनता को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की जाती हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका धनराज, ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। देहरादून में और देहरादून के अलावा कुछ अन्य जिलों में इस वक्त ऑरेंज अलर्ट जारी है, यानी उत्तराखंड के कुछ जिलों में, और आने वाले समय में बारिश जो है वो हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने कुल मतदाताओं की संख्या की पूर्ण रूप से समीक्षा कर ली है। इस बात को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगंडे ने बताया कि उत्तराखंड में इस लोकसभा चुनाव के लिए कुल 83,37,914 मतदाता पाए गए हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 43,17,579 हैं और महिला मतदाताओं की संख्या 40,20,038 है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें ट्रांसजेंडरों की संख्या 297 पाई गई है। निर्वाचक नामावलियों को अंतिम रूप दिया जाता है। उस अंतिम प्रकाशन के समय हमारे जो कुल मतदाता की संख्या होता है वो निश्चित हो जाती है। उस तिथि के अनुसार हमारे राज्य में 83,37,914 इतने मतदाता पाए गए हैं। 83,37,914 इतने मतदाता निर्वाचक नामावली में दर्ज पाए गए हैं। इसमें पुरुष मतदाता संख्या जो है 43,17,579 और महिला मतदाताओं की संख्या जो है 40,20,038। दोबारा बताता हूँ, कुल मतदाता संख्या है 83,37,914। उसमें पुरुष मतदाता हैं 43,17,579 और महिला मतदाता है 40,20,038। इसमें थर्ड जेंडर के मतदाता 297 है, 297। सर्विस वोटर की जो संख्या है वो 93,187, जिसमें पुरुष 12 जो दुर्गम स्थानों पर होंगी। उसमें से 11 पोलिंग स्टेशन उत्तरकाशी जनपद के चिन्हित किए गए हैं और एक पोलिंग स्टेशन धारचूला में जनपद पिथौरागढ़ में चिन्हित किया गया है, कनार पोलिंग स्टेशन। जो उत्तरकाशी में पोलिंग स्टेशन चिन्हित किए गए हैं उसमें प्रमुखता से ओसला, लिवाड़ी, टुमक, कलकोट, फिताड़ी शामिल है। इसके अलावा जो हम दिवस से 2 दिन पूर्व प्रस्थान करने वाली पोलिंग पार्टियों की संख्या 705 है और जो 1 दिन पूर्व प्रस्थान करेंगी तो 11,012।
वहीं बीजेपी ने उत्तराखंड में चुनाव प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए थराली में रोड शो किया और गढ़वाल से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए समर्थन जुटाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद धामी जी का स्वागत है। वहीं लोकसभा चुनाव के प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस द्वारा 18 कोऑर्डिनेटर की सूची को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मंजूरी दे दी गई है। राजीव महर्षि को प्रदेश का मीडिया चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इधर टिहरी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी बाला राज्य लक्ष्मी शाह ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में तेजी लाते हुए मसूरी में विधिवत रूप से अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस मौके पर टिहरी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी बाला राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर से लोग उन्हें सेवा का अवसर देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में नाराजगी है जिसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है और केंद्र में निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार आएगी, जिसका रास्ता टिहरी संसदीय सीट से होकर निकलेगा। बहुत अच्छा, आज हम लोग ने मसूरी का कार्यालय खुले, हम लोग सब मिलकर आदरणीय हमारे मंत्री जी हम लोग सभी आए यहाँ और बहुत अच्छा, द रिस्पॉन्स इज़ बीन गुड और बहुत ही अच्छा लगा। और क्योंकि ये समय ऐसा है कि वातावरण मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत गुड रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और लोग भी अच्छे लगते हैं, मगर इसका मतलब नहीं हम लोग को बहुत डिटेल में हम लोग जाकर काम करना भी, वी शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हमें आगे भी डीपली जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा मेन चीज़ बूथ होते हैं, बूथ में जाकर हमारे लोगों को काम करना ज़रूरी है, कर ही रहे हैं, मगर हमें बिल्कुल ही वी हैव टू गेट इनटू इट मोर एंड हम लोग सब कॉन्फिडेंट है और अच्छे लग रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैडम, कई जगह नाराजगी भी देखी जा रही है, हैट्रिक आप लगा चुकी है, चौथी बार इस समय आपको पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, तो विकास में कहाँ कमी रहेगी जो लोगों में नाराजगी है? देखिए, नाराजगी तो लाइफ का होता ही है, इसमें कौन सी नई बात है। आपसे भी आपका फैमिली नाराज होते होंगे, तो सेम वे, बट काम तो कर ही रहे, नहीं होता तो इस बार भी टिकट क्यों देते, उससे पहले भी झेल रहे थे। उत्तराखंड इज एरिया ऑफ द, उससे आपने देखे रहे कि हम लोग उनके लिए कितना काम करें, उसका यहाँ उत्तराखंड में स्पेशली और जगह में भी करें और सो वेरी स्मार्ट, वी हैव टू वर्क हार्ड। अच्छे थे जिस प्रकार से आज पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है। आज देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे सीमा पर हमारा जवान हो, चाहे हमारा किसान हो, सबकी चिंता की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और उन्हीं के पच्चीनों पर चलते हुए हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। सबसे सख्त नकल कानून बनाया है तो धामी सरकार ने बनाया है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है तो उत्तराखंड है, धामी सरकार ने उसको लागू किया है। धर्मांतरण कानून अगर लागू किया है तो धामी सरकार ने किया है। और धामी सरकार का संकल्प है, जिनका चीजों का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मसूरी पहाड़ों की रानी है, रानी को सुंदर होना चाहिए, संवरना चाहिए। अभी 56 करोड़ की लागत से हमने मसूरी के अंदर इको पार्क का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया।
जीरो पॉइंट पर पार्किंग का काम शीघ्र शुरू होने वाला है। हमारी 144 करोड़ की पेयजल योजना जिसमें रानी जी का विशेष सहयोग हो गया, बनकर तैयार हो गई है, उसका लोकार्पण हम शीघ्र करने वाले हैं। हमारी टनल का काम जो टेक्निकल प्रॉब्लम से रुका हुआ है, संसद बनने के बाद उसका काम हम शुरू कराएंगे। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वीरेंद्र रावत ने रुड़की का दौरा किया है। रुड़की पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत द्वारा कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि वीरेंद्र रावत पिछले 25 साल से कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने और वीरेंद्र रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जाकर लोगों के लिए काम किए। आपका दिमाग स्वयं ही साफ हो जाए। ये स्थान मुझको भी बड़ा पसंद था। पहले भी हमारा एक बार कार्यालय रहा है जहाँ से हमको लंबे अरसे के बाद जीत मिली। यहाँ कार्यालय खुला है, सबको बहुत बधाई। वीरेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई इतिहास नहीं है। उन्होंने 2014 के बाद ही बना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को उसका नाम भी वो देश बनाने वालों में नहीं लेते। और मुझे खुशी है कि त्रिवेंद्र सिंह जी भी आप उन्हीं लोगों में सम्मिलित हो गए। ये बहुत बड़ा उदाहरण है जिस तरीके से दिन दहाड़े और सरेआम आपको कहा जा रहा है कि पहले से वो रैंकिंग कर रहे हैं, पहले से ही राजदार में थे। पुलिस को मालूम था, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी हिफाजत नहीं कर सके और राज्य के अंदर कानून लगभग देखा वो भाजपा ज्वाइन करा रहे हैं। और उन्होंने पिछले दिनों एक महिला जो पिछले 1.5 वर्ष से तैयारी कर रही थी सांसदी लड़ने का, जीतना हारना बाद की बात थी। पहले वो बसपा में जाती हैं, लेकिन वहाँ उनका आकलन होता है, भाजपा ने आकलन किया कि नहीं ये कांग्रेस को कम नुकसान पहुँचा पाएंगे, तो उन्होंने उसका भी टिकट जो है वहाँ से रद्द करा के अपनी पार्टी में ज्वाइन करा दिया। वीरेंद्र भाई, जिस प्रकार से परिवारवाद का इलेक्शन लग रहा है आपके ऊपर, क्या पार्टी में कोई और टिकट देने वाला नहीं था रावत के परिवार के अलावा? परिवारवाद की जहाँ तक बात है, वो लोग इस तरह की बात करते हैं। उनसे एक बात पूछिएगा कि जो BCCI के अध्यक्ष हैं वो किसके बेटे हैं, और पंकज सिंह आज तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसके बेटे हैं। दुष्यंत सिंह झालावाड़ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसके बेटे हैं। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों को पत्थर में फेंका करते हैं। वही कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने स्वराज आश्रम से अपने चुनाव की शुरुआत कर दी है। भारी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी का स्वराज आश्रम पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया है। इस अवसर पर कांग्रेसियों का जोश और उत्साह देख कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि इतने कम समय में जिस प्रकार का साथ और सहयोग कांग्रेस परिवार द्वारा उनको मिल रहा है, इसके लिए वह आजीवन ऋणी रहेंगे। वहीं जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी को स्थानीय स्तर पर भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ है। इस दौरान हर कोई उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आतुर नजर आए हैं। लोकसभा सीटों पर लड़ रही है। केंद्रीय विषय है, प्रांतीय विषय है, स्थानीय विषय है। अभी हमने देखा नानकमत्ता क्षेत्र में कल जो हत्या हुई है बाबा तरसेम सिंह जी, वो साफ दर्शाती है कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं केंद्र की सरकार के राज में और राज्य की सरकार के राज में। इस राज से छुटकारा पाने के लिए मैं पब्लिक से अपील करता हूं कि भारी पक्ष में कांग्रेस के आप लोग मतदान करें। बाबा तरसेम की जो हत्या हुई है उसमें भी उन्होंने पहले ही लेटर जारी किया था। 23 दिन पहले बाबा तरसेम सिंह जी ने कहा था मेरी जान को खतरा है। कोई सूद लेने वाला नहीं। नानकमत्ता गुरुद्वारा जो हम सबकी आस्था का इतना बड़ा केंद्र है, देश विदेश से जहाँ पे लोग आते हैं वहाँ पे खुलेआम हत्यारे ऐसे मर्डर करके भाग जाते हैं और यहाँ पे उधम सिंह नगर पुलिस सोई हुई है। तो कानून व्यवस्था कैसी है इस प्रदेश की साफ अभी दिखा है, इसका जवाब देना पड़ेगा और संयुक्त तौर से देना पड़ेगा। जागरूक जनता है, उनको फैसला लेना है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार
नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़, पलायन, किसानों की आय को दुगनी करने वाली सरकार आज किसानों को उनका उचित मूल्य, जो उपज है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। दलित, शोषित, वंचित, कमजोर तबके के साथ जाति जुल्म हो रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं को खत्म कर दिया गया है और रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। लोक सेवा आयोग जैसी संस्था में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पेपर बैंक लीक हो जाता है, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। अग्निवीर योजना है उसके किस तरह से उनके बच्चों के साथ जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर के नाम पर उनको ठगा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के चुनाव प्रचार को लेकर लाल कुआं पहुंचे युवा कांग्रेसी नेता और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता नितिन पंत ने बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र को परास्त करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पूरे देश में अराजकता फैलाने का काम किया है और सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ अन्य पार्टियों के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, जिसके चलते देश का युवा सड़कों पर उतरने पर मजबूर है। आमजन बेतहाशा बढ़ती महंगाई की मार से त्रस्त है। उन्होंने दावा किया इस बार देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूर्व प्रवक्ता नितिन पंत ने कहा कि देश की जनता सब समझ चुकी है और परिवर्तन चाहती है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस इस बार उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतेगी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, देश के अंदर जिस तरह से मनगढ़ंत नाड़ों को गढ़ा जा रहा है, आज देश के अंदर सारा देश इस बात को जानता है कि भारतवर्ष की परिसंपत्तियों की लूट, यहाँ के संसाधनों की लूट, किस तरह से एक अनएथिकल तरीके से लोकतंत्र को डिफीट किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को मनगढ़ंत आरोप लगा के जेल भेजा जा रहा है। जिस तरह का घटनाक्रम इस देश में चल रहा है वो बहुत निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे वो देश के बीच में जाएं और वोट मांगे। पर मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी यहाँ दिए हैं वो सभी अनुभवी प्रत्याशी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत लंबे समय से पार्टी में कार्यरत हैं और जनता का रुझान उनकी तरफ रहना चाहिए। उत्तराखंड हमारे पूरे उत्तर भारत का इसको लंग्स कहा जाता है। हम यदि व्यवस्थित रूप से इस राज्य को, पर्यावरणीय रूप से इस राज्य को आगे बढ़ाएं तो उत्तर भारत को न केवल एक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और बहुत से संसाधनों को प्रयोग में लाया जा सकता है। पर आप आज हमारे वनों की हालत देखिए, आज हमारे पानी तक हमारे राज्य में बिक रहा है और वनों को हम किस तरह से नेस्ता नाबूद कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का हालिया प्रकरण, आपका जो डेरे के अंदर मौत हुई है नानक मत्ता में, ये आपके सामने अंकिता भंडारी का मुद्दा। वो सभी महिलाएं, वो सभी बेटियां जो रोजगार के लिए पलायन करती हैं, वो कहार रही हैं कि हमारे बीच में से जो एक लड़की नौकरी की तलाश में ऋषिकेश आई, उसके साथ क्या कार्यक्रम हुआ। तो ये सब इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ पे हम कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी। जनता इस बात को भली भांति समझती है कि मोदी सरकार के पास आज देश के अंदर एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको वो पूर्ण रूप से एक स्वतंत्रता से कह पाएँ, अधिकारपूर्ण कह पाएँ और या एक मन से कह पाएँ कि हमने ये देश के अंदर किया है जिसकी वजह से आप हमें वोट दें। और मात्र देश को आपस में लड़ाना, धार्मिक ध्रुवीकरण करना और इस तरह का उन्माद क्रिएट करना, इससे यदि आप देश की प्रगति सोचते हैं तो मैं समझता हूं कि ये प्रगति किसी भी राष्ट्र के लिए। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।